नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें भौतिक पर्यावरण जो हमारा पुस्तक है उसके 2 चैप्टर हम पढ़ चुके थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है और इस तीसरे चैप्टर का हमारा जो पहला लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अफवाह तंत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा जैसी महान नदियां जो भारत में चलती है उनका अफवाह तंत्र, यानी उन नदियां कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है और किस प्रकार बहती हुई आगे चलती है, इस मुद्दे पर आज हम इस लेक्चर में और इस पूरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं कि भारत का अफवाह तंत्र मतलब नदियों की चर्चा करेगा। इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी देखेंगे, उत्तरी मैदानों में चलने वाली नदियों को भी देखेंगे, द्वीप समूह जब उसकी तरफ से मुड़कर उनके साथ शामिल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को भी हम देखेंगे, पठारी क्षेत्र वाली नदियों को भी हम देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं जो नदियों से रिलेटेड है, तो ये अफवाह तंत्र कहलाता है। अब इसमें आज लेक्चर हम 1 जो पढ़ेंगे उसमें ये सारी चर्चा नहीं करके सिर्फ कुछ मात्र ही कर पाएंगे। आज हम पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, लेकिन आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो पूरे इस चैप्टर का मैटर है। ये पूरा आपका चैप्टर है। इसमें सबसे पहले भारत का अफवाह तंत्र देखेंगे हम। किसका? भारत का अफवाह तंत्र देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है। भारत का अफवाह तंत्र इसके अंदर हम देखने वाले। उसके बाद हिमालय अफवाह तंत्र, यानी भारत का ही पार्ट है एक प्रकार से, लेकिन हिमालय 7 कंट्री में फैला हुआ, आपको पता है। उन 7 देशों में हिमालय है, तो हिमालय से कोई अलग देश से भी कोई नदी निकलती है और वो किसी ना किसी रूप में भारत वाले क्षेत्र को कवर करती है, तो इसमें हिमालय अफवाह वाली सारी नदियाँ आ जाएगी। इसमें तो भारत के अंदर ही जो नदी निकलती है और भारत में ही चलती है वो नदी आएगी, लेकिन हिमालय अफवाह क्षेत्र में वो नदियां आ जाएगी जो हिमालय से निकलती है, चाहे हिमालय नेपाल का हो चाहे हिमालय चीन का हो, क्योंकि हिमालय 7 कंट्री में फैला हुआ है। फिर हम सिंधु नदी को देखने वाले हैं बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सिंधु नदी को पढ़ना है। उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गंगा नदी की बात करेंगे। बहुत पवित्र नदी है गंगा नदी और इस पर सारी चर्चा करेंगे। फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे, यानी कि मुख्य 3 ही नदियां हमें देखना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। याद रखें आप, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर प्रायद्वीपीय जो तंत्र है हमारा, वो पठारी वाला भाग है, उसमें कौन कौन सी नदियां चलती है उन पे भी हम चर्चा करने वाले। फिर पश्चिम की जो नदियां हैं और पूर्व की जो नदियां हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये तो हुई इस चैप्टर की बात कि इस चैप्टर में ये पढ़ना है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बस छोटी सी चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो अफवाह तंत्र क्या होता है ये हम जानेंगे, और एक हिमालय का अफवाह तंत्र क्या है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये समझ पाते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, वैसे ही इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर की पृष्ठभूमि तैयार होगी और फिर अगले 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं और इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमें वास्तव में क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य अफवाह प्रतिरूप क्या होता है? अफवाह नदियों का जो बहाव है, जो प्रवाह है, उसको कहा जाता है। सिंपल ये याद रखें, और ढेर सारी परिभाषाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियां, ये क्या कह रहा है? जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं की तरह, यानी जो नदियां पेड़ की शाखाएं जैसे जैसे ये पेड़ है और शाखाएं फैल जाती है चारों तरफ से, तो भारत में नदियां यूं चारों तरफ से निकल जाती है, तो वो जो क्षेत्र होता है वो वृक्ष के समान दिखाई देने लग जाता है और वो वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? ऐसा अफवाह प्रतिरूप जहां ऐसा लगता है कि कोई पेड़ फैला हुआ हो। एक नदी कई शाखाओं में भी चली जाती है, कई बार कई नदियां एक शाखा के रूप में चली जाती है, या फिर एक नदी की ढेर सारी शाखाएं बढ़ जाती है कई बार, तो वो जो वृक्षाकार आकृति बनती है उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से जाना करते रहे। बहुत सिंपल चीज है ये। तो एक नदी चल रही है और बीच में मान लो कोई नाला चल रहा है, एक आंतरिक प्रवाह वाली
नाले की बात करते हैं। कोई नाला चल रहा है, बीच में 4-5 पत्थर रख दिए तो नाला इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया और इधर चला गया, 4 हिस्सों में बट गया। तो ऐसे लगता है एक वृक्ष बन गया। क्या बन गया? उस प्रतिरूप को यानी उस आकृति को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। आगे देखिए, ये उत्तरी मैदानों में होता है। कहाँ होता है भाई? उत्तर के मैदान। हमने पर्वतों के नीचे हिमालय वाला जो क्षेत्र पढ़ा था, उन पर्वतों के नीचे क्या पढ़ा था? यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के नीचे हमने उत्तरी मैदान पढ़े थे और ये चीजें वृक्षाकार जो है इन मैदानों में ही देखने को मिलती है। आगे देखिए, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अरीय प्रतिरूप। जब नदियां किसी पर्वत से निकलती है, यानी एक पर्वत है, वहां से नदियां निकल रही है और सभी दिशाओं में बहना शुरू कर देती है। कोई इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, यानी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। जहां उसको माहौल मिला, जहां से उसको निकलने की पगडंडी मिली, जिधर से उसको खड्डा मिला, उधर से ही नदी निकल गई। ऐसे जो आकृतियां बनती है, आकृति मतलब प्रतिरूप जो होते हैं, ऐसे रूप हमें दिखाई देते हैं, उन्हें अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। यानी एक नदी जो है वो चल रही है और वो 4-5 हिस्सों में बंटकर एक वृक्ष की तरह दिखाई देने लग गई तो वो वृक्षाकार प्रतिरूप है। लेकिन नदी इधर भी चल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, एक शाखा इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, ना जाने किधर किधर जा रही है, कोई ठिकाना ही नहीं है, तो उसको कहते हैं अरीय प्रतिरूप। क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप। देखिए, हमने 2 चीजें अब तक समझिए। एक तो वृक्षाकार क्या होता है, वृक्षाकार, एक तो हमने ये देखा है, और दूसरा हमने अरीय प्रतिरूप देखा है, अरीय प्रतिरूप। तो ये 2 चीजें आपको अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। वृक्षाकार प्रतिरूप वो प्रतिरूप है जहां नदियां वृक्ष की आकृति बना लेती है, वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है। और नदी की कोई दिशा ही नहीं हो, जिधर चाहे उधर मन पड़े जिधर चल लेती है, तो वो अरीय प्रतिरूप कहलाता है। और जो वृक्षाकार प्रतिरूप है वो हमें अधिकतर उत्तर के मैदानों में देखने को मिलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये उत्तरी मैदानों में देखने को मिलेंगे, उत्तरी मैदान। ठीक है। जबकि अरीय जो प्रतिरूप है वो हमें निकलने वाली नदियां अफवाह प्रतिरूप अमरकंटक जो पर्वत है वहां देखने को मिलते हैं। देखो, अमरकंटक इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्रतिरूप कहा जाता है। और अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अफवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है। कौन सी? अमरकंटक। आपको ये 4 क्वेश्चन यहां तक बनते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। वृक्षाकार तो नदियां किधर भी चली जाती है और वो उत्तरी मैदान का उदाहरण है। जबकि अरीय प्रतिरूप में नदियां किधर भी चली जाती है, दोनों में किधर भी चली जाती है, लेकिन जहां एक वृक्ष की आकृति बन जाती है, इधर भी गई और इधर भी गई, पीछे की तरफ नहीं जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी। लेकिन एक दिशा में उत्तर पूर्व हो सकती है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं जाएगी। इतना याद नहीं होता है। तो एक वृक्ष की आकृति जहां नदियां बना लेती है वो जो क्षेत्र होता है उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जबकि अरीय में तो नदियां किधर भी चली जाती है। वृक्षाकार में तो एक तरफ जाती है, थोड़ी तिरछी विरछी जा सकती है, लेकिन अरीय में तो बिल्कुल ही जिधर चाहे उधर जा सकती है। अरीय कहाँ का उदाहरण है? अरीय अमरकंटक का उदाहरण है। तो ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है, जब मुख्य जो नदी होती है, एक नदी इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, दोनों बराबर बराबर चल रही है, समांतर बहती है, तो सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। बात को समझिए। सबसे पहले नदी इधर गई, नदी इधर गई, नदी इधर गई, नदी यहाँ गई और नदी यहाँ गई, और यहाँ ये मेन नदी थी, तो ये जो आकृति बनती है ये वृक्षाकार कहलाती है। क्या कहलाती है? वृक्षाकार। ठीक है। नदी इधर भी गई, 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 और नदी इधर भी गई और इधर भी गई, ये जो आकृति बनती है अरीय कहलाती है। अरीय। ये जो वृक्षाकार जो आकृतियां हैं ये हमने अभी देखा, ये उत्तरी मैदानों में है। कहाँ है भाई? उत्तरी मैदानों में। जबकि अरीय जो प्रतिरूप है वो अमरकंटक क्षेत्र में बनते हैं।
ये मैंने इसलिए आपको दोबारा बताया है ताकि आपको तीसरी चीज समझ में आ जाए। देखो, एक नदी इधर से चल रही है इस प्रकार से यूं, और ये अपना काम करते हुए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। एक नदी इधर से फिर आ रही है, ये भी अपना काम करते हुए इधर जाना चाहती है, ये भी चली गई इस प्रकार से। लेकिन एक छोटी नदी इधर से आकर यूं मिल जाती है इन दोनों में, और इनको क्रॉस करके आगे जाना चाहती है, लेकिन छोटी नदी ये जा नहीं पाती ज़्यादा। यहाँ जो ये आकृति बनी है, ये बताओ जाली की तरह दिखाई देती है या नहीं देती है? तो इस आकृति को कहते हैं जालीनुमा। ये दोनों समकोण चल रही थी अपने स्तर पर, लेकिन ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा इसलिए कहते हैं क्योंकि सहायक नदियाँ यानी छोटी नदियाँ इनमें आकर समकोण पर मिल जाती है, तो ये जालीनुमा आकृति बन जाती है। जब सभी, ये समझ में आ गया आपके जालीनुमा आकृति, यानी ये जो दिखाई दे रही है ये जालीनुमा आकृति है। आप जो आपके रजिस्टर का सांचा खाली होता है वह ये जरूर लिख ले, वृक्षाकार जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, समझ रहे हैं आप, वृक्षाकार लिख दो ऊपर, पूरी कहानी आपके समझ में आई हुई है। फिर अरिये लिख दो, पूरी कहानी आपके समझ में आई हुई है। और फिर जालीनुमा लिख दो, तीन चीजें आप समझ चुके हो। आगे देखिए, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या ग्रत में विसर्जित हो जाती है यानी गिर जाती है, तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। देखो, अभिकेंद्री शब्द आया है, क्या शब्द आया है? अभिकेंद्री। पहले वर्षाकार वृक्षाकार आया, फिर अरिया आया, फिर जालीकार आया, और अभी नाम आया अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, है ना। लेकिन जैसे ही नदियां गिरती है तो वो बिंदु तो बिंदु ही होता है, लेकिन नदियां गिरने के कारण वो क्षेत्र हो जाता है अभिकेंद्री क्षेत्र या प्रतिरूप और आकृति वाला क्षेत्र। क्या कह रहा है ये? जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? यानी ये झील है, इधर से कोई नदी आके इसमें गिर रही है, इधर से भी कोई नदियां गिर रही है, इधर से भी कोई नदी गिर रही है, यानी चारों तरफ से नदियां आकर इसके अंदर गिर रही है और यहाँ पानी इकट्ठा होता जा रहा है, तो यह क्षेत्र अभिकेंद्री क्षेत्र कहलाता है। तो फिर ये बताओ, ये नदियां कौन सी है? नदियां मन पड़े जिधर से गिर रही है, तो ये नदियां जो है वो तो एक प्रकार से अरिये वाली है, क्योंकि जिधर चाहे जिधर ही घूम जाती है अरिये नदियां। लेकिन ये जो क्षेत्र बन रहा है ये अभिकेंद्री क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अभिकेंद्री क्षेत्र। तो आपके ये चीज समझ में आ गई, अभिकेंद्री क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां नदियां किधर से आकर एक झील या समुद्र या किसी क्षेत्र में जो पानी का क्षेत्र है वहां आकर गिरती रहती है। इस क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी कहते हैं। ये एक झील है इस प्रकार से, और इसमें नदियां आकर गिर रही है। क्या गिर रही है? नदियां आकर गिर रही है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, इससे जो आकृति बन रही है वो कहलाती है अभिकेंद्री आकृति। कैसी आकृति? अभिकेंद्री आकृति, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र को, यानी ये पूरा आकृति जो बन रही है, वो तो आकृति का नाम तो क्या रहेगा यहाँ पे? अभिकेंद्री। क्या नाम रहेगा भाई? अभिकेंद्री। जबकि ये जो क्षेत्र बना हुआ है पूरा, यहां से लेकर ये नदियां जहां जहां से आ रही है, ये पूरा क्षेत्र डेवलप हुआ जहां से नदियां, ये आकृति बन रही है नदियों की इस प्रकार से, उसको अफवाह द्रोणी कह रहे हैं। क्योंकि अफवाह मतलब नदियों का आना, और नदियों के आने से जो क्षेत्र बना है वो द्रोणी यानी मुख्य अफवाह द्रोणी कहलाता है। यानी नदी जहां से गुजरी है और जहां नदी घुसी है अंदर आके झील के, वहां पे जो द्रोणी मतलब मुख जो बना है, किसके कारण? टेढ़ी मेढ़ी और अफवाह यानी दूर से आने वाली नदी के कारण, अफवाह के कारण, यानी घूमकर आने वाली नदी के कारण जो मुख बना है वो अफवाह द्रोणी क्षेत्र कहलाता है। एक नदी का क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहते हैं। जबकि ये पूरा जो एक तरह से पूरी नदियां आके मिल रही है, और पूरी नदियां जहां से मिल रही है, पूरी नदियां वाले इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्री के साथ हम इसको अफवाह द्रोणी भी कहेंगे। नदियां जहां मिल रही है वो मुख्य जो बिंदु है वो तो अफवाह द्रोणी है, और नदियों का मिलने का जो रूप है उससे जो आकृति बनती है, ये जो प्रक्रिया अफवाह द्रोणी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उससे जो आकृति बनती है वो अभिकेंद्री के नाम से जानी जाती है। तो ढेर सारी चीजें, जालीनुमा, इसके अलावा वृक्षाकार, और ये चीजें क्लियर करते जाना है अपन को। एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संबर कहा जाता है। देखो, तीनों को एक साथ हमें देखना है और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। देखिए, ये एक झील बनी हुई है इस प्रकार से, और इसमें नदियां आके मिल रही है।
इसमें नदियाँ आके मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रोक ही नहीं सकते, नदियाँ आ रही है तो अपन क्या करें, है ना, ठीक है। इसमें नदियाँ आके मिल रही है, तो ये जो मुख बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये जो मुख बन रहा है ये अभिकेंद्री मुख कहलाता है, अफवा द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है, अफवा द्रोणी और अभिकेंद्र। अब आप कहेंगे दोनों नाम सर आप बार बार बोल रहे हो, तो हमें तो ये कंफ्यूजन है कौन सा अभिकेंद्र और कौन सा अफवा द्रोणी है। देखो इस क्षेत्र को तो अफवा द्रोणी कहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र के, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे क्षेत्र को हम अफवा द्रोणी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? अफवा द्रोणी के नाम से। जबकि मुख्य अफवा द्रोणियां है कौन कौन सी, 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है। तो सारी जो ये मुख बने हुए अफवा का, जो द्रोणी यानी मुख बना हुआ है नदियों का, सारों को मिलाकर अफवा द्रोणी कहते हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ही अफवा द्रोणी कहते हैं। यानी एक झील बनी हुई है, एक तालाब बना और उसमें ढेर सारी नदियां आके गिर रही है, तो प्रत्येक नदी का जो मुख होता है, जहां से नदी मिली है उस तालाब में आकर, वो अफवा द्रोणी के नाम से जाना जाता है, और वो सारों को मिलाकर वो क्षेत्र कहलाता है अफवा द्रोणी क्षेत्र। जबकि इससे जो आकृति बनेगी यहाँ पे इस प्रकार की, इन आकृतियों को अभिकेंद्र के नाम से जाना जाता है, अभिकेंद्र के नाम से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि जो नदियों के प्रतिरूप से जहां से मिलन का स्थान है, उस क्षेत्र को तो हम क्या कह रहे हैं, अफवा द्रोणी। लेकिन उससे जो आकृति बनी है, आकृति बोल रहा हूं मैं, प्रतिरूप बोल रहा हूं, जिस प्रतिरूप जो है उसको अभिकेंद्र कहेंगे, और क्षेत्र जो है उसको अफवा द्रोणी कहेंगे। आगे बात समझ में? एक अफवा द्रोणी को दूसरे अफवा द्रोणी से जो अलग करता है वो जल विभाजक कहलाता है। देखो ये बीच का क्षेत्र, ये जो स्क्वायर इसके बीच का क्षेत्र, स्क्वायर इसके बीच का क्षेत्र, स्क्वायर इसके बीच का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बीच में बने हैं ये जल संबर या जल विभाजक कहलाते हैं, जल संबर या जल विभाजक। आगे देखिए, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों के और नालों के द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। यानी नई द्रोणी, जबकि छोटी नदियां जो होती है उसके जो नाले होते हैं उनको भी जल संभर के नाम से हम कह सकते हैं। जबकि बड़ी जो नदियां होती है जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों को जल संभर। अब बड़ी वाली को तो नदी द्रोणी कह सकते हैं, छोटी वाली को क्या कहेंगे, जल संभर। और मैं तो कहता हूं दोनों के ही जल संभर को कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जल संभर? देखिए अधिकेंद्र बिंदु कहां बन रहा है, और जो आपको दिखाई दे रहा था अफवा द्रोणी, अधिकेंद्र तो वो आकृति है, अफवा द्रोणी वो मुख है जहां से नदी मिली है। जल संभर क्या है? दो नदियों के मिलने के बीच का जो स्थान है, बीच में जो क्षेत्र है वो जल संभर कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी में बड़ी नदी है तो आकार बड़ा बनाएगी, जल संभर में छोटी छोटी नदियां हैं तो आकार छोटा दिखाई देगा। तालाब बड़ा होता है या महासागर बड़ा होता है, तो आसानी से समझ आएंगे बड़ी नदी का बड़ा ही क्षेत्र है, वो तालाब में आके क्या गिरेगी, तालाब, अगर बड़ी नदी तालाब में आके गिरेगी, बड़ी नदी जो है झील में आकर गिरेगी तो झील महासागर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो छोटी है तो छोटी वाला जल संभर होता है, और बड़ी वाला क्या होता है, बड़ी वाला जो बड़ा क्षेत्र होता है वो नदी का द्रोणी क्षेत्र होता है। तो जल संभर आपको याद हो जाना चाहिए बहुत आसानी से। दो नदियां जहां से किसी तालाब या सागर के अंदर मिल रही है छोटे वाले में, उनके बीच में जो डंडी होती है, बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, जल संभर। क्या कहलाता है? जल संभर। बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अफवा द्रोणी और अभिकेंद्र अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें इतना याद रखें, एक तो आकृति है और एक पूरा क्षेत्र है, बस। ठीक है, आगे बढ़े। नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचायक है। नदी द्रोणी और जल संभर जो है वो एक है। जैसे साइकिल के दो डंडे होते हैं ना, एक के बगैर साइकिल का महत्व कम हो जाता है, वैसे ये दोनों अपना महत्व बनाए हुए हैं, जल संभर और नदी द्रोणी। दोनों ही क्या है, ये नदी कोई अगर सागर में गिर रही है, बड़े महासागर में गिर रही है ये नदी और ये नदी, तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये नदी द्रोणी है, और छोटी छोटी नदियां हैं, सिर्फ ये तालाब है मान लो, तो जल संभर है। अगर देखो ये जैसे ये नदी जा रही है, उधर से वो नदी आ रही है, इस प्रकार से इधर से भी नदी आ रही है और इधर से भी नदी आ रही है। अब जो जहां नदियां, ये इधर वाली नदी आ रही है, कोई इधर वाली नदी आ रही है, जैसे मान लिया जाए इस पूरे को थोड़ी देर के लिए हम महासागर मान लेते हैं,
महासागर मान लेते हैं। अब कोई नदी इधर से आके इसमें गिरी और कोई इधर से आकर गिरी, तो बड़ी नदियां और बड़ा ही महा यानी बड़ा सागर है, तो ये नदी द्रोणी का क्षेत्र होगा बीच में, नदी द्रोणी का क्षेत्र, ये वाला बीच का क्षेत्र। जबकि मान लो कोई छोटा तालाब है, इधर से नदी गिरी, इधर से नदी गिरी, तो ये बीच वाला क्षेत्र बनेगा, तो जल संभर बनेगा। क्या बनेगा? जल संभर। देखिए आगे, इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और वृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में भी लिया जाता है। भाई कोई तो बड़ा क्षेत्र हो सकता है, कोई मध्य हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, इसी हिसाब से इनको बांटा गया है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वगैरह का क्षेत्र दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये? भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? यानी कि भारत के अंदर जो अफवाह प्रणाली यानी नदियों का जो गिरना है उसे दो भागों में बांटा जाता है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि भारत का जो हमने इस प्रकार से क्षेत्र बांटा था, आपको बताते हैं ये वाला क्षेत्र भारत का, नीचे वाला इस प्रकार का प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसे कह सकते हैं। ये जो क्षेत्र है भारत का इस प्रकार से, यहाँ आती है अरब सागर और यहाँ आती है बंगाल की खाड़ी, इसे सिंधु सागर भी कह रहे थे हम और इसे महोदधी भी कह रहे थे हम। तो यहाँ क्या होता है, ये पश्चिम तट भी कह रहे थे इसको हम, इसको पूर्वी तट भी कह रहे थे हम। ठीक है, ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, ये हमने देखा, बहुत आसानी से इनको हमने समझा। तो ये क्या कह रहा है, छोटी सी बात करता है कि नदियां जहां गिरेगी, कुछ नदियां तो इस भारत के इस क्षेत्र में बहती है, कुछ नदियां तो भारत के इस क्षेत्र में बहती है, तो इधर से आएगी तो यहां गिरेगी, इधर से घूमकर यूं ऐसे, और कुछ इधर वाले में बहती है तो इधर आएगी, इसमें गिरेगी। तो जिधर नदियां, भाई कुछ नदियां तो इधर बह रही है तो इसमें आकर गिर जाएगी, कुछ इधर से आ रही है, तो अब आपको ये इधर से आ रही है तो कोई दूसरी कंट्री से आ रही है, तो भारत का ये क्षेत्र भी तो है, इधर काफी बड़ा ये क्षेत्र भारत का, तो इधर से कोई नदी यूं घूम के इधर आके यहाँ गिर गई, इधर से कोई नदी घूम के यूं आके इधर गिर गई, तो इस प्रकार से नदियां आकर गिर जाती है। तो ये जो विसर्जन है, पानी का अंदर जाना विसर्जन है, तो ये जो विसर्जन है इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो अरब सागर का और एक दूसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यह अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अश्लील, सह्याद्री द्वारा विलग किए हुए यानी जो क्षेत्र है वो इस हिसाब से बांटे गए हैं। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्ण आदि नदियां आ जाती है। यानी 77% तो भारत के अंदर कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और महानदी। आप सोचे सिंधु नहीं दिखाई दे रही है, सिंधु अब लगभग लुप्त होने वाली है, ठीक है ना, हो गई मतलब एक प्रकार से, बहुत कम दिखाई देती है। सिंधु के कुछ रूप है, जैसे घग्गर नदी चलती है वो सिंधु के ऊपर चला करती, तो ऐसे रूप प्रतिरूप देखते हैं, बाकी सिंधु लुप्त हो चुकी है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा ये नदियां चलती है और ये लगभग 77% है और शामिल है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, यानी कि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी कृष्णा कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में ले जाती है। ये मैं आपको एक ट्रिक से याद करा दूंगा, एक साथ नदियां याद कराऊंगा मैं अगले लेक्चर में आपको, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा ये जो 4 नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र पूछी जाती है तो बे से बे आप याद रखना, जबकि बाकी जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर इस तरफ आता है और बंगाल की खाड़ी उस तरफ आती है। आगे देखिए, जल संभर क्षेत्र, जानते हैं आप जल संभर, ये नदी, ये नदी और ये नदी और ये नदी और ये बीच का क्षेत्र और नदी यहां गिर जाएगी। आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रमुख नदी द्रोणी जो पहले नंबर पर आती है, 3 भाग बांटेंगे। ये जो द्रोणी क्षेत्र था, ये जो जल संभर क्षेत्र था, ये जो अभी के अंदर है, चाहे द्रोणी है चाहे जल संभर है, सब कुछ यही है। तो इस क्षेत्र को कितने रूप में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले प्रमुख नदी द्रोणी वाला क्षेत्र, जिनका अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणी शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच कृष्णा और ताप्ती, इस प्रकार से ये बनी हुई है। तो इनके बीच का जो ये गैप आ रहा है, जहां जहां से नदियां मिल रही है,
तो वो जो द्रोणी क्षेत्र है वो 14 नदियों का बनता है, जो काफी बड़ा बनता है। पेनार, साबरमती, बराक, ये छोटी छोटी चीजें है ना। तो इन बड़ी नदियों की बात की गई है जिनके बीच में गैप बनता है। फिर मध्यम नदी, यानी पहले तो बड़ा वाला पढ़ा हमने, जिनके बीच में ज्यादा गैप आ रहा है, इधर से इधर बड़ी नदियां मतलब एक प्रकार से, और बड़ा ही गैप उनमें आ रहा है। जबकि फिर मध्यम में उससे थोड़ा सा छोटा कितना, 2000 से 20,000 किलोमीटर तक। जबकि पीछे वाले में कितना किलोमीटर दिखा रहा था, ये 20,000 किलोमीटर से अधिक वाली। फिर इसमें 2000 से 20,000 किलोमीटर वाली नदियां, यानी कि जो हाई लेवल का जो जल संभर या जल नदी मुख बनाया गया है वो तो बहुत 20,000 किलोमीटर के आसपास माना गया है, उससे ऊपर वाला। जबकि 2000 तक किलोमीटर तक नदी कोई बह के आ रही है तो उसका क्षेत्र मध्यम नदी द्रोणी होगा। क्या होगा? मध्यम। यानी मैं ये बता रहा हूं आपको, कोई नदी 20,000 किलोमीटर से अधिक बह कर आ रही है, इस प्रकार से कोई इधर से भी 20,000 किलोमीटर से बह कर आ रही है, ये 4 नदियां इस प्रकार से आ गई। तो इन इसके बीच में, इसके बीच में ये जो गैप बना है, और नदी अगर 20,000 किलोमीटर दूर से आ रही है तो वो सबसे उच्च वाला नदी मुख होगा। जबकि मध्यम वाला क्या होगा, नदी 2000 से लेकर 20,000 के बीच में आई है। कोई नदी 2100 किलोमीटर से चल के आ रही है, कोई नदी 2400 किलोमीटर से चल के आ रही है, कोई नदी 15,000 किलोमीटर से चल के आ रही है। तो तीनों के बीच में जो बनेगा वो मध्यम नदी द्रोणी होगा। कोई नदी 20 किलोमीटर से चल के आ रही है और कोई 40 किलोमीटर से चल के आ रही है, इसका मतलब उच्च हो गया, 20 से ज्यादा हो गया। 20 से ज्यादा होते किस में आ जाएगा? उस उच्च वाले में। जबकि 20 से लेकर 2 के बीच में किस में आ जाएगा? मध्यम में। तो मध्यम में कौन सी नदी है? पेरिवार, मेपना और कालिंदी नदी। जबकि 20,000 वाले से ऊपर वाले में तो सारी बड़ी बड़ी नदियां आ गई थी, लेकिन इसमें कालिंदी नदी को याद रखना है और पेरिवार में अपना नदी को याद रखना है। अब आप आगे सोचो, 2000 से नीचे वाला आएगा, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम वाला, यानी आंतरिक प्रवाह वाली छोटी छोटी नदियां। अब छोटी में तो बहुत सी नदियां हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो लघु नदी द्रोणी क्षेत्र कहलाता है। तो नदियों का जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नदियां जो है उनको 3 भागों में नहीं बांटा गया है। नदी का जो क्षेत्र है, द्रोणी वाला क्षेत्र, ये नदी यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो ये नदी अगर 20,000 से ऊपर किलोमीटर से चल के आ रही है तो इसका क्षेत्र यहाँ जहाँ मिल रही है, ये क्षेत्र और दूसरी नदी के बीच का क्षेत्र उच्च लेवल का होगा। अगर 20 से लेकर 2000 के बीच मिल रही है, 2000 किलोमीटर से चल के आ रही है और मिल रही है, तो मध्यम होगा। और 2000 से ही कम मिल के आ रही है तो सबसे लघु यानी छोटा होगा। तो फिर बताओ कालिंदी किस में आता है? तो मध्यम में आता है। छोटी वाली में छोटा नाम दिखे तो बड़ी वाली में बड़ी वाली। आगे देखते हैं अब। ठीक है, यदि आप चित्र 3.1 देखें, आपकी किताब में मैंने इसलिए लिखा है, आपको देखना है इसको 3.1 को। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। अधिकतर नदियां कहां से निकली है? हिमालय से। कहां से निकली है भाई? हिमालय से। क्या सच है? निकली है भाई, ढेर सारी हमने बातें भी की इस पे। और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। अब आप सोच रहे हो यार, कोई नदी हिमालय से निकल रही है तो अपना जल दोनों में कैसे ले जाती है? भाई ये भारत का ऊपरी जो हिस्सा है इस प्रकार से ये, तो यहाँ हिमालय क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ से नदी निकल इधर भी तो जा सकती है और इधर भी तो जा सकती है। तो नीचे जो वी शेप आता है, इधर वाली इधर आ गई और इधर वाली इधर आ गई, तो ये इस प्रकार से मिलन कर लेती है अपना। उत्तरी भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीप में कोई नदी आ रही है तो वो तो पश्चिम घाट से आएगी, क्योंकि भारत को थोड़ा सा यूं तिरछा दिखाई देगा, आपको देगा नहीं देगा नीचे से, तो पश्चिम घाट वाला क्षेत्र आ जाता है। और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। अब बताओ, पश्चिम घाट और बंगाल की खाड़ी दोनों अपोजिट है या सेम है? आपको पता लगा के बताना है। ठीक है, जल विसर्जन करती है। दक्षिण भारत की इन नदियों को भी पहचान कीजिए, ये आपको किताब वाले ने कहा, आपको देखना है। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां हैं जिसका अपवाद है। ये नहीं, अपवाद है मतलब नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां हैं। जो अपवाद है, किसका अपवाद है? पीछे देखिए, ये देखिए। दक्षिण भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए जो पश्चिम घाट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि ऐसा कौन नदियां नहीं करती है जो पश्चिम घाट की तरफ से मिलने के कारण ही बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और, तो ये अपवाद है, आप याद रखें। क्या ये? अपवाद। अपवाद मतलब जैसे रूल्स और रेगुलेशन से कोई चल रहा है और कोई दूसरा उसको नेग्लेक्ट कर देता है, वो अपवाद होता है। तो ये बाकी जो नदियां रूल्स फॉलो कर रही है उनको नहीं करती है, ये अपना ही रास्ता बना लेती है, तो ये इसलिए इनको नर्मदा और तापी को अलग रखा गया।
पश्चिम तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। मैं आपको इतना बता दूं कि मालाबार जो है वो केरल में है, कहाँ है, और कोंकण गुजरात वाले क्षेत्र से जो नदियां है उन नदियों के नाम आपको बताने हैं। कैसे बताओगे? उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र में, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। यानी ये हमने देख लिया कि जैसे हिमालय को बांटा हमने, पूरे भारत को हमने बांटा, किस आधार पर? भौतिक क्षेत्र के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो अब नदियों के रूप में भी हमें इसको बांट कर पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सी नदी किधर से गुजरती है, कौन कौन सी नदी किस प्रकार से गुजरती है, कौन कौन सी नदी कैसे क्या करती है, ये सारी चीजें हमें देखना है। अब देखिए, यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, फिर भी अपातंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ तक? मतलब इस लेक्चर में आपको थोड़ा बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें कोई नदी नहीं पढ़ रहे हम, इसमें कोई क्षेत्र नहीं पढ़ रहे हम, इसमें हम पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि वास्तव में अपवाह तंत्र होता क्या है। और शुरू में जो मैंने जिस पीपीटी पे ज्यादा जोर दिया था उसके अंदर यही महत्वपूर्ण थी। बाकी तो ये चैप्टर आपको बता रहा है अभी तक कि आपको ये देखना चाहिए वो नदियां कौन सी होती है, उनके बारे में देखना चाहिए। यानी हम ये जान रहे हैं कि इस आने वाले 3 या 2 या 4 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर में हम किन चीजों को जानने वाले। देखो, हमने भारत का जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की, भारत की स्थिति और आकार की बात की, तो उससे पहले हमने पृष्ठभूमि तैयार की थी कि भारत की स्थिति इस प्रकार से होगी, आकार इस प्रकार से बना हुआ, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 किया था ना। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों को पढ़ा तो पूरा भारत एकदम क्लियर हो गया। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? भारत की दिशाएं, उत्तर से दक्षिण इतना है, पूर्व से पश्चिम इतना है। पहले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पूरे भारत को समझा। फिर जैसे ही समझा उसके बाद भारत को 5 भागों में बांट दिया। अब मुझे बताओ, अगर भारत समझ में ही नहीं आया होता कि इधर से इतना है, इधर से इतना है, तो 5 भागों में बांटते क्या? नहीं बांट पाते। तो हमने उसको 5 भागों में बांटा और 5 भागों में बांट कर उसको हमने पढ़ा। कैसे कैसे आप जानते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को हमने बांटा, उत्तरी मैदानी क्षेत्र को बांटा, पठारीय प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसको बांटा, पठार के बिल्कुल टच वाले तटीय मैदान को हमने बांटा, और उसके बाद द्वीप जो समय है उसको हमने पढ़ा। लेकिन इसमें नदी का जिक्र हमने बहुत कम किया, ना के बराबर किया, ना मिट्टियों का जिक्र किया, क्योंकि ये आगे चैप्टर है। तो अब जैसे ही नदियां हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ रहना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ ये हिमालय क्षेत्र की नदी है, जैसे मैं बोलूँ ये तटीय क्षेत्र की नदी है, जैसे मैंने बोला पश्चिम घाट। अब जिन्होंने पिछले लेक्चर ढंग से नहीं देखे उनको, जैसे पश्चिम घाट और बंगाल की खाड़ी मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया कि ये दोनों एक तरफ है या एक तरफ नहीं है, तो ये डाउट किसको होगा? ये डाउट उसको होगा जिसने रेगुलर क्लासेस को नहीं देखा है। तो आप रेगुलर क्लासें जो है वो आती है तो उनको रेगुलर देखते रहिए, और जिसकी पीछे की क्लासें छुट्टी हुई जिस दिन नहीं आती उस क्लास को देखें और समय का फायदा उठाए। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? जो समय का फायदा उठा लेता है। जैसे मान लो कभी क्लास नहीं आ पाती है, किसी रियर केस में हम कोशिश करते हैं कभी छूटे नहीं, लेकिन कभी बाय द वे क्लास नहीं आ पाती है, तो उस दिन आप 5-7 चैप्टर की स्पीड बढ़ा के क्लियर कर दीजिए उसे, 5-7 लेक्चर एक तरह से उनको फटाफट से रिवीजन मार लीजिए, उस समय का फायदा उठा लो। लेकिन समझते नहीं, सर क्लास सर क्लास क्लास क्लास। तो हम कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हम शानदार तरीके से पढ़ते आगे बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आज आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि पहले चैप्टर में ऐसा लगता है, लेकिन लास्ट में वादा करता हूं कि जैसे हम 3 और 4th लेक्चर इसमें होने वाले हैं, जैसे हम कंप्लीट इसको पढ़ेंगे उस दिन ये नदियाँ अंगुलियों पे होने वाली है। नदियाँ किस पे होने वाली है? अंगुलियों पे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से और डायग्राम से हम नदियों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि द्रोणी क्या होती है, नदी मुख्य क्षेत्र क्या होता है, वृक्षाकार आकृति कैसे बनती है, अरीय आकृति कैसे बनती है, जालीनुमा आकृति कैसे बनती है। मुझे तो सिर्फ आप 5 आकृतियों के नाम, 5 ऐसे नाम जैसे जालीनुमा, वृक्षाकार, अरीय, द्रोणीमुख, नदीमुख, है ना, तो ये 5 नाम लिख के तो कमेंट में भेजनी है। बहुत कम पढ़ाई कर रहे हो मुझे आजकल ये लग रहा है ना। तो ये देखते हैं हम। अब आप कहेंगे सर न्यू ईयर विश नहीं किया है ना, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, है ना।
तो अब पढ़ते हैं ना, मैं जानता हूं आप सब लोगों को, है ना। यदि भी इस विभाजन योजना में चंबल बेतवा आदि क्षेत्रों की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि चंबल क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। अब भारत के अफवाह तंत्र की अगर बात करें तो भारत का अफवाह तंत्र जो है, देखो ये गुजराती में बनाया हुआ मैप है जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे भारत को हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमने इस भारत को इस प्रकार से बांटा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, ठीक है ना, 2 स्टेप यहां तक आ गया था इस तरह। फिर ये क्षेत्र 3 स्टेप पठारीय, फिर ये क्षेत्र तटीय 4 नंबर पे, और ये वाला द्वीपीय, ठीक है ना। अब इसके अंदर से हम इस प्रकार से नदियां निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नदियां। तो भारतीय अफवाह तंत्र की बात हम करेंगे। पहले तो हमने शब्दावली पढ़ी थी, और भारतीय अफवाह तंत्र की नदियों की बात हम जब करेंगे तो भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। भारत के अफवाह तंत्र में, यानी भारत में बहने वाली ढेर सारी नदियां हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतियां इकाइयों को उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। यानी कि 3 बड़ी भू आकृतियां बनाती है, और इन इकाइयों में उद्विकास, कई नदी तो उद्विकास करती है, अपना निकलती है, तथा वृक्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप है। जैसा क्षेत्र है उसके जहाँ के वैसे लक्षण है, उस हिसाब से नदी उन गुणों को केंद्रित करती हुई, जैसे एक जलोढ़ वाले क्षेत्र से नदी निकल रही है तो जलोढ़ मिट्टी के गुण ले जाती है। जैसे दोमट जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है उस क्षेत्र से नदी निकलती है तो दोमट वाले गुण ले जाती है। किसी लेटेराइट वाले क्षेत्र से निकल रही है तो लेटेराइट के गुण ले जाती है। तो उद्विकास की प्रक्रिया कैसे डेवलप होती है? जैसा क्षेत्र होता है और जहां से उसका उद्गम हुआ है नदी का, जहां से वो निकली है, उसका विकास उसी पे डिपेंड करता है। आगे का क्षेत्र कैसा है उसी का इफेक्ट भी नदी पर पड़ता है। जैसे हिमालय से कोई नदी निकलती है तो बहुत ही उफान के साथ निकलेगी, लेकिन आगे वाला क्षेत्र कैसा है उसे ढंग से आगे जाने देता है, या पहले डेल्टा बनवा देता है जो किसी काम का ही नहीं होता है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी तक पहुंचने ही नहीं देता है ऐसा, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है जो शौक लेता है पूरी तरह से। तो नदी का उद्विकास और जो प्रक्रिया है और वर्षण बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो वहां की स्थलाकृतियों पर भी डिपेंड करती है। ये लक्षणों का परिणाम स्वरूप यानी परिणाम है। हिमालय अपवाह तंत्र की अगर बात करेंगे हम, तो हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। हिमालय की जो नदियां हैं वो काफी लंबे समय से बनी है, लंबे समय से चली आ रही है, लंबे समय से बनकर लंबे समय से यानी बहुत पुरानी है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं, और इस चैप्टर का हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो हमारी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां रहेगी। नदी द्रोणियां शामिल है। यहाँ की नदियां 12मासी है, यानी 12 महीने चलने वाली नदियां होती है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती है अधिकतर 12 महीने तक चलती है, ठीक है। यहाँ की नदियां 12मासी है क्योंकि बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियां गहरे महाखंडों से गुजरती है। अब हिमालय तो है ही महाखंड, यानी बड़े बड़े खंडों से होकर गुजरती है। बर्फ पिघलने पर डिपेंड करती है, जितनी बर्फ पिघलेगी उतनी तेज चलेगी और जितनी कम पिघलेगी उतनी धीमी चलेगी, ठीक है, से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। यानी हिमालय का जो उत्थान होता है उसके अपर्दन यानी घिसने से इनका निर्माण होता है। बर्फ का पिघलना मतलब हिमालय का घिसना, और इस प्रकार से ये नदियां निकलना शुरू कर देती है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां बनाती है, गोर्ज बनाती है, घाटियां बनाती है, शित्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती है, जैसे कि किसी पहाड़ से यूं पानी का गिरना, और ये जो क्षेत्र होता है जलप्रपात होता है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां निक्षेपणात्मक यानी सोखने वाली प्रक्रिया से एक स्थल आकृति बनाती है, जो समतल घाटियों, गोखुर झील यानी गाय का जो खुर होता है, पैर का नाखून होता है, उस प्रकार की झीलें भी बना देती है। गुम्फित यानी गुफाओं से भी गुजरा करती है, और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़े मेढ़े कुरकुरे चिप्स नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है नदियों का। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। परंतु मैदानी क्षेत्र में इनका सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रकृति पाई जाती है। अब मैदानी भाग में तो यूं लहरा के चलेगी नदी, कोई रोकने वाला ही नहीं है उसको, ऐसे लहरा के जहां मौका मिलता है। मैदानी भाग में, किस भाग में बताओ? भारत में मैदानी भाग कहाँ है? उत्तर में। अपना रास्ता बदलती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का शोक? बिहार का, क्योंकि इतना नुकसान कर देती है। अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है, प्रसिद्ध नहीं है, विश्व विख्यात नहीं है, विश्व कुख्यात है।
यानी नुकसान करती है कोसी नदी। बिहार वाले तो कोसते हैं कोसी नदी को, तू आया मत कर बस, क्योंकि कोसी नदी बहुत नुकसान कर देती है। तो बिहार का शोक यानी दुख की बात कहते हैं इसे। कुख्यात रहिए, ये नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। वैसे जितना भी कूड़ा करकट अवसाद अवशिष्ट पदार्थ इसको मिलते हैं पर्वतों से ये ले आती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। क्या बदल लेती है? मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है, घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है और बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है? आज आप क्या देख रहे हैं? क्या है, मतलब हर जगह क्या सवाल आ रहा है कि क्या है। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल है, ये नदी क्या है, ये नदी क्यों है, ये नदी कहां से आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो पुटअप होने वाले हैं उसमें कुछ शब्दावली को पढ़कर हमने आगे की जो प्लानिंग है, हमारी पृष्ठभूमि है, उसको तैयार किया है कि नदी में कब बहाव तेज होता है, नदी में कब बहाव कम होता है। इन चीजों को हम देखने वाले हैं। इसके बाद हिमालय पर्वतीय अपातंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। मतभेद का मतलब गलतफहमी बैठी हुई है लोगों को। कैसे बैठी हुई है? नदियों के विकास के बारे में गलतफहमी है। यद्यपि गलतफहमी जिसे हम मिथ कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, एक मेंटलिटी बनी हुई है कि इस प्रकार से बना होगा। तो कुछ लोग कुछ ही कहते हैं, कुछ अलग कहते हैं। लेकिन यद्यपि भूवैज्ञानिक जो होते हैं वो मानते हैं कि मायोसीन कल्प, ये एक समय जैसे जूरेसिक समय होता है, ज्योग्राफी में समय होता है, जूरेसिक होता है, अलग अलग कार्बेनिफेरस युग होता है, वैसे ही मायोसनिक कल्प जो युग है उसमें 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो-ब्रह्म कहा गया, शिवालिक या इंडो-ब्रह्म किसको कहा गया? विशाल नदी को। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य यानी कि एक साथ चलने वाला जो अनुपूप लाइनिंग जो होती है, साथ असम से पंजाब तक बहती थी। यानी बहुत पुराने समय में एक नदी जो थी वो असम से पंजाब तक बहती थी, अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना विसर्जन कर देती थी। ये लास्ट में क्या करती थी? अपना विसर्जन। यानी बहुत पहले की बात बता रहे, जब नदियां बनना शुरू हुई। पहले नदियां कहाँ से? ये जो नदी है एक पंजाब से सिर्फ छोटा सा क्षेत्र कवर करती थी, पंजाब और असम के बीच का। तो भूवैज्ञानिक काल के मापक्रम के अनुसार भौतिक भूगोल के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये पूरा नाम बोला है मैंने इसका, 2006 में नामक पुस्तक की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो-ब्रह्म जो नदी है वो 3 मुख्य अपातंत्र में बट गई। पश्चिम में सिंध नदी की 5 सहायक नदियां बन गई, मध्य में गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां बन गई, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग हिमालय में लेकर जाने वाली इसकी सहायक नदियां बन गई। यानी जो पंजाब और असम के बीच जो नदी चलती थी वो 3 भागों में मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। पश्चिम में जो है इस प्रकार की 5 नदियां बना देती है, मध्य में गंगा और हिमालय वाली नदियां बना जाती है, और पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को डेवलप कर देती है। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः है प्लीस्टोसीन काल में। हिमालय के प्लीस्टोसीन क्या है? ये समय है ज्योग्राफी का। हिमालय के पश्चिम भाग में पोटवार पठार दिल्ली रिज के उतान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपातंत्रों के बीच जल विभाजक माना गया है, जल विभाजक के रूप में डेवलप हो गया, क्योंकि हिमालय का पश्चिम जो भाग है वो पोटवार पठार के उत्थान के कारण डेवलप हुआ, और इसीलिए इसको विभाजक का काल कहा जाता है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार, अब ये राजमहल पहाड़ियां टोक राजस्थान और मेघालय जो है मैंने आपको बताया जहां गोरा खांसी, गारो खांसी और जयंतिया जनजातियां रहती है, जिसकी राजधानी शिलोंग है, उस वाले पठारी क्षेत्र से राजमहल की पहाड़ियों तक है। मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र तिरुहम्बरम नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ, यानी लंबे समय से, दिक् मतलब लंबे समय से परिवर्तन हुआ, और वे बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने लगी। तो
इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक परिभाषाएं थी जो हमारी छोटी छोटी, जो हमने शुरू में 2 या 3 स्लाइड के अंदर देख ली थी। उसके बाद कुछ पैराग्राफ थे जो एक दूसरे की बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और बुक में से मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा था कि आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया ऐसा। अब जो नदियां हम पढ़ने वाले हैं समझ में आपको वो आने वाली है। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर ले जाने वाली बात थी हमारी जो हमने पढ़ी। आगे जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम नदियों की अपवाह प्रणाली को पढ़ेंगे जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।